हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है जो आईबीए की टेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी हमने स्टार्ट की थी। ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जस्ट आपसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आईबीए की टेस्ट में। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड रेशो प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशंस, उसके अलावा और अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसमें क्वेश्चन आते हैं। सो इसमें आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीएचपी की टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, या आईबीए की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सिंध टैलेंट प्रोग्राम हो, ठीक है, या उसके अलावा जीआरई और गेट की टेस्ट दे रहे हो, तो भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या आप किसी भी जॉब की टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि ऑन 5-day माउंटेन ट्रिप 9 पर्सन कंज्यूम फूड कॉस्टिंग आरएस 9450 फॉर द सेम फूड कॉस्ट पर पर्सन पर डे, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फूड बाय 11 पर्सन ड्यूरिंग 7-day माउंटेन ट्रिप। इसका सिंपल मकसद ये है कि अगर 5 दिन का एक माउंटेन ट्रिप है, 9 पर्सन से अगर फूड कॉस्ट कर रहे हैं 9450 की, अगर वहां पर 11 पर्सन हो जाए और 7 days का ट्रिप हो तो फिर फूड कॉस्ट कितना होगा। सिंपल है। ओके, ये क्वेश्चन अगर मैं टॉपिक बताऊं तो वो ये आपका कौन सा टॉपिक होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन का टॉपिक होता है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसका सिंपल तरीका होता है कि पहले आप रिलेशन देखेंगे इसके बीच में, एक तो डेज के बीच में, पर्सन के बीच में और फूड कॉस्ट के बीच में। तो आप लिख लें, ठीक है, डेज, ओके, उसके अलावा पर्सन एंड फूड कॉस्ट, मैं एफसी लिख रहा हूँ, फूड कॉस्ट। ओके, अब देखें डेज कितने हैं, डेज है 5, तो यहाँ पर 5, पर्सन कितने हैं 9, और फूड कॉस्ट कितना हो रहा है 9450। ठीक है, अब देखें उसके अलावा आगे क्या कह रहा है, फॉर द सेम फूड कॉस्ट पर पर्सन पर डे व्हाट वुड बी द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फूड, मतलब किसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, कॉस्ट किसकी, फूड की। तो आप इसकी जगह एक्स लिख दें। 11 पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन की जगह 11 आएगा, और 7 days यहाँ पर 7 आएगा। अगर आपने इस तरीके से रेशो बना लिया, फिर आप क्या करते हैं, इससे चेक करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाते हैं। ये आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे। उसके बाद पहले आप इस डेज का फूड कॉस्ट के साथ रिलेशन देखेंगे, फिर पर्सन का फूड कॉस्ट के साथ रिलेशन देखेंगे। तो पहले पर्सन को आप भूल जाएं। अगर 5 दिन में 9450 फूड कॉस्ट हो रही है, तो अगर डेज बढ़ जाएंगे तो फूड कॉस्ट भी बढ़ेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अगर डेज बढ़ रहे हैं, फूड कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स ये फूड कॉस्ट और डेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो अगर इसका एरो ऊपर जा रहा है तो इसका भी एरो आप ऊपर लगा दें। ओके, तो पहली चीज क्या है कि अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे। दूसरी चीज फिर रिलेशन देखेंगे। अब देखें पर्सन और फूड कॉस्ट का रिलेशन देखें, तो 9 पर्सन 9450 फूड कॉस्ट कर रहे हैं। अगर पर्सन बढ़ जाए, अगर ज्यादा लोग हो जाए, तो जाहिर सी बात है फूड कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इट मीन ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर इसका एरो ऊपर जा रहा है तो इसका भी एरो ऊपर ही होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड। उसके बाद देखें, इसको आप लिखेंगे कैसे, जिस तरीके से एरो जा रहा है। अगर एरो ऊपर जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 9450। एरो ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर होगी, टेल वाली वैल्यू हमेशा ऊपर होगी, हेड वाली वैल्यू हमेशा डाउन होगी। अब ये ऊपर जा रहा है तो इसको आप बराबर कर देंगे। अगर एरो ऊपर जा रहा है तो 11 ऊपर होगा, 9 नीचे, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जा रहा है तो 7 डिवाइड बाय 5 होगा। अब देखें, अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू डिवाइड कर रही है, यहाँ जाके इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 11 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9450। ओके, अब देखें, जब इसको आप कैंसिल करेंगे, 9 की टेबल 1 टाइम इस पे होगी 1 0 एंड 5 0, फिर 5 की टेबल यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर होगी 2 1 0। अब देखें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 1 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आई थिंक सो सी वाली होगी। ओके, 16170। तो इसको आप चेक करिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एक स्टोरी बनी हुई होती है, उस स्टोरी को देखते हुए आप ये डेटा बनाएंगे, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन होगा, उम्मीद है कि आप उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। उसके बाद देखें, अब ये भी इसी ही टाइप का क्वेश्चन है। देखें, इफ अ कॉपियर मेक्स 7 कॉपीज एवरी 5 सेकंड, एवरी 5 सेकंड में 7 कॉपीज अगर बना रहा है, देन कंटिन्यूज एट दिस रेट, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू मेक 4200 कॉपीज। अगर उसको 4200 कॉपीज बनानी हो तो फिर उसको कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड्स की बात नहीं हो रही, क्या हो रही है, मिनट्स की बात। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिनट्स मिलेंगे, लेकिन फिर आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखें, अब यहाँ पर ये है कि कॉपीज और सेकंड्स में रिलेशन है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C फॉर कॉपीज एंड S फॉर सेकंड्स। तो 7 कॉपीज और 5 सेकंड्स। ठीक, उसके बाद देखें, अगर कॉपीज 4200 हो जाएं तो फिर सेकंड्स कितने होंगे, मतलब मिनट्स कितने होंगे। तो मतलब पहले आप सेकंड में फाइंड करें, फिर सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। देखें, अब पहले आप रिलेशन देखें x से, तो x की वैल्यू आप हमेशा पहले ऊपर लगाएंगे। उसके बाद देखें, अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर इसका आप रिलेशन देखें। देखें, अगर 7 कॉपीज के लिए 5 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर कॉपीज रेट बढ़ जाएगा तो सेकंड्स भी बढ़ेंगे, तो इट मींस ये डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका एरो ऊपर जा रहा है तो इसका एरो भी ऊपर होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर ये x की वैल्यू ऊपर जा रही है तो इट मींस ये होगी x/5
इक्वल्स टू, अगर ये ऊपर जा रहा है एरो तो ये होगा 4200 डिवाइड बाय ये 7। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर ये डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम ये होगा 600, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3000 सेकंड्स। कितने होंगे? 3000 सेकंड्स। लेकिन अगर मिनट में हमें कन्वर्ट करें, क्योंकि ये तो 3000 सेकंड्स में है ना, हमें मिनट में चाहिए, ऑप्शंस मिनट में, तो आप इसको 60 से डिवाइड करवा दें ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 6 इट मींस 50 मिनट्स। तो उसको कितने मिनट्स फिर लगेंगे? 50 मिनट्स। ओके, तो आपका यहाँ पर फिर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो अगर इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन का, तो सबसे पहले आप ये डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद एक्स वाली अननोन वैल्यू का एरो आप ऊपर लगाएंगे, फिर चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, देन आप रिलेशन चेक करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये इसका सिंपल तरीका होता है सोल्व करने का। उसके बाद देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है आपको। व्हाट वुड बी द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज अ कॉमन रूट विद x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 110 इक्वल्स टू 0। अब देखें, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व करें। इस इक्वेशन को क्या करें? सोल्व करें, ताकि आपको पता चले तो इसके फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं। अगर फैक्टर, ठीक है, अगर फैक्टर सेम बनेंगे कोई भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, सेम कॉमन रूट, अब जरूरी नहीं है कि दोनों ही कॉमन हो, एक भी अगर रूट कॉमन आ गया तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो पहले आप इसको सोल्व करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किस तरीके से करते हैं? तो पहले तो आप चेक करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 110 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मिडिल टर्म ब्रेक हमें करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इसको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि अगर हम ऐड करें तो मिडिल टर्म बन जाए, अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म बननी चाहिए। तो देखें, इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं कि 21x से, तो मैं इसको इस तरीके से करूं 11x प्लस 10x, ऐसे में कर सकता हूं, प्लस 110 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 11x प्लस 10x ये अगेन 21 होगा और 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 110 होगा। फिर आप क्या करें, इन दोनों से आप x को कॉमन ले लें, तो x कॉमन निकलेगा तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 11। फिर इन दोनों में से 10 को कॉमन ले लें तो ये 10 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया x प्लस 11, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखें, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऑप्शंस है ना आपको, अगर किसी के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर ये फैक्टर्स कोई भी एक फैक्टर सेम आ गया तो ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें, जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखें जब मैं इसको ऑप्शन नंबर ए को सोल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 90 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10x प्लस 90 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं मैं। फिर जब आप इससे x को कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 9। फिर यहाँ से जब आप x को यहाँ पर सॉरी 90, तो 10 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? x प्लस 10 इक्वल्स टू x प्लस 9 होगा। ओके, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर देखें ये हो जाएगा x प्लस 9, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखें, इसमें भी x प्लस 10 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 10 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक रूट निकलेगा, जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी ना -11, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? -10। तो -10 इसका एक रूट है, इसका भी एक रूट -10 है, तो इट मीन्स एक रूट कॉमन आ रहा है। फिर आप ऑप्शन नंबर बी को इस तरीके से सोल्व करें। ऑप्शन नंबर बी को जब आप सोल्व करेंगे तो ये होगा, जब आप इसको अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 88 है ना, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मैं इसको इस तरीके से सोल्व कर सकता हूं कि 11x प्लस 8x ना, 11x प्लस 8x, क्योंकि 11 इंटू 8 अगेन 88 होगा, तो 11x प्लस 8x। तो अगर 11x निकलेगा कॉमन तो इसका एक फैक्टर x प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये भी, इसमें भी एक रूट कॉमन होगा। अगर थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19x है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 12x प्लस 7x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x, तो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक निकलेगा x प्लस 12, दूसरा होगा x प्लस 7। तो इसका एक फैक्टर x प्लस 11, x प्लस 10, इसके फैक्टर्स निकलेंगे x प्लस 12 एंड x प्लस 7। तो इसमें कोई भी रूट कॉमन नहीं निकलेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किससे कॉमन निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से भी रूट कॉमन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी से भी रूट कॉमन निकलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी से रूट कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे नहीं निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कभी कभी इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से डबल हो या थ्राइस हो या 4 टाइम्स हो। तो इस तरीके से मैं आपको जनरल बता रहा हूं। देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, आपसे ये पूछा जाए कि अगर ऐसी इक्वेशन हमें बताओ जिसके रूट्स इससे डबल हो, क्या हो? इससे डबल हो या इससे 3 टाइम्स हो, तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख दीजिएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस n ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मींस रूट्स, ठीक है। अल्फा मींस फर्स्ट रूट, बीटा मींस सेकंड रूट, ओके, इनटू x प्लस n स्क्वायर, और यहां पर होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहां पर मैंने n स्क्वायर क्यों लगाया? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रूट्स जो है ट्वाइस हैं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट इससे ट्वाइस हो, तो आप n स्क्वायर लिखेंगे। अगर आपसे पूछा था ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट थ्राइस हो, तो n क्यूब होगा। अगर 4 टाइम्स हो, n पावर 4 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। तो इन जनरल ये होता है, अगर 2 टाइम्स हो, अगर आप क्या पूछा जाए 2 टाइम्स, अगर रूट 2 ट्वाइस हो या 2 टाइम्स हो, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ओके, अब इसके जो रूट्स हैं, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स इस रूट से डबल हो, क्योंकि हमें पता है इसके रूट्स 2 निकलेंगे। एक रूट होगा
3, दूसरा रूट होगा 2, तो इसके डबल मीन्स इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, फिर इसके रूट हो जाएंगे 6 और दूसरा रूट होगा 4, ऐसे डबल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर ये फॉर्मूला आप यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये ट्वाइस का जनरल फॉर्मूला है, आप ये यूज कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि 60 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब वर गिविंग स्कोर्स फ्रॉम 2 to 10 ऑन दियर इंटरव्यूज परफॉर्मेंस। ओके, इंटरव्यूज परफॉर्मेंस पे आप उनको यानी जो नंबर दी जा रही है स्कोरिंग वो है 2 to 6। अब आपको उसकी डेटा गिवन है, स्कोर 2, 3, 4, 5, 6 एंड एप्लीकेंट्स 2, 5, मतलब 2 एप्लीकेंट्स हैं जिनका स्कोर 2A, 5 है जिनका स्कोर 3A, 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 4 है, 19 ऐसे हैं जिनका स्कोर 5 है। आपको ये बताना है कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर, तो उनका एवरेज स्कोर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप की डेटा गिवन हो ना, ठीक है, ये होती है ग्रुप डेटा। ओके, अगर आपको ऐसी ग्रुप डेटा गिवन हो तो इसका मीन फाइंड करना बिल्कुल इजी होता है। देखिए हम कैसे निकालते हैं मीन। मीन के लिए आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो मतलब 2 इंटू 2 ये होगा 4 प्लस 3 5 15 प्लस 4 30 120 प्लस 5 19 5 एंड 4 5 1 5 एंड 9 प्लस 6 4 24। डिवाइड में क्या होगा, जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 डिवाइड में 5। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मे बी आई थिंक सो आपको आंसर 4.3 मिले या 3.3 मिले, जो भी आपको मिला आप इसको सोल्व करिएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब नेसेसरी नहीं है ये हो आंसर, आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। मतलब ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करना बिल्कुल ईजी होता है और अनग्रुप का भी और ईजी होता है, ठीक है ना। अगर आपको अनग्रुप डेटा हो, जैसे मैं ये डेटा दे दूँ 30 15 16 10 20 22, तो इस तरीके से आप इनका मीन निकाल सकते हैं, यानी ग्रुप डेटा होता है। ओके, तो आप क्या करें, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होते हैं, नंबर ऑफ डेटा वो आप लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी होता है। अगर ग्रुप डेटा होगी तो आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर आप मीन निकालेंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, अब डायमीटर क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईबीए की टेस्ट में, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री में हर आईबीए की टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जरूरी होते हैं, तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 20, अगर डायमीटर 20, अब यूनिट्स है, ठीक है ना, अब पता नहीं हमें यूनिट्स कौन से, चाहे मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जो भी हो। इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 20 यूनिट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज डैश, तो बताओ सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या पढ़ते हैं 2 पाई आर। ओके, पर हमें एक चीज पता है कि डायमीटर हाफ ऑफ द रेडियस होता है, यानी आर डिवाइड बाय 2, डायमीटर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मकसद ये है कि अगर मैं आर को डबल करूं, जैसे ना ये एक सर्किल है, तो इस सर्किल में ये होता है सेंटर, ये होता है रेडियस और ये भी होता है रेडियस। ओके, सो अगर मैं इन दोनों रेडियस को ऐड कर दूं तो 2r ये बराबर होता है डायमीटर के ना, डायमीटर किसके बराबर होता है 2r, मतलब अगर रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर होगा। तो यहां पर देखें, अगर ये जो 2r है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2r पाई ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां से फिर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा, पाई डी, क्या निकलेगा पाई डी, क्योंकि 2r किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर होता है, 2r मींस डायमीटर। इसके मैं और भी डेफिनेशन आपको बताता हूं डायमीटर की, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो ये 2r पाई हो गया और ये d 2r क्योंकि d हो गया डायमीटर और पाई की वैल्यू सेम ही आ गई। अब देखें डायमीटर आपको गिवन है 20 यूनिट्स है ना, डायमीटर कितना है 20, तो डायमीटर की जगह आप 20 लिखें तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 और ये पाई इसके साथ आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 20 पाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम रेड यानी सर्किल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सर्किल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्किल की ये मिड पॉइंट सेंटर कहलाता है, ये इस लाइन को हम कहते हैं रेडियस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज नोन एज रेडियस। अगर रेडियस को आप डबल करेंगे तो वो होता है डायमीटर। उसके बाद देखिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करके चली जाती है, इस लाइन को हम कहते हैं, शायद आपको पता भी हो, आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन थोड़ा आप इंट्रोडक्शन ले लें। तो ऐसी लाइन जो डायमीटर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को टच करके जाए, ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ओके, उसके अलावा ऐसी कोई लाइन जो सर्किल को क्रॉस करके चली जाए, जो सर्किल को क्या क्रॉस करके चली जाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। तो अगर क्रॉस करके चली जाएगी तो सीकेंट, अगर कट करके यानी टच करके चली जाए तो वो टेंजेंट लाइन होगी। उसके अलावा अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट, जैसे इस तरीके से हो, जैसे अगर मैं कहां पर लिखूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, देखें अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक सर्किल है, लेट्स सपोज, सही, तो ये एक सर्किल है। तो अगर इस सर्किल पे ये सेंटर है, अगर इस लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें जिसकी एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर हो, तो उसको हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड, ठीक है। कोड मींस ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी एंडिंग पॉइंट्स सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर हो, ऐसे ही क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट को हम कोड कहते हैं। अब देखिए अगर एक ऐसा कोड जो इस सेंटर से पास हो रहा हो, ऐसा कोड जो इस सेंटर से पास हो रहा हो, वो आपका लॉन्गेस्ट कोड होता है। लॉन्गेस्ट मींस इससे ज्यादा कोड की लेंथ नहीं हो सकती। तो मतलब अगर उसकी एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर हो, लेकिन वो अगर सेंटर से पास हो रहा है, तो ऐसे कोड को हम कहते हैं डायामीटर, क्योंकि ये तो डायामीटर है ना। तो डायामीटर की एक और डेफिनेशन होती है, डायामीटर इज आल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कोड या लार्जेस्ट कोड ऑफ द
सर्किल। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कोड मींस ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी एंडिंग पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर हो, तो ऐसा कोड जो सेंटर से पास हो रहा हो, दैट इज नोन एज डायमीटर, और डायमीटर हमेशा लॉन्गेस्ट होता है। आगे चलते हैं। इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1080, द पॉलीगॉन मस्ट बी। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखें, जब भी हम पॉलीगॉन की बात करते हैं ना, जब भी हम किसकी पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो पॉलीगॉन, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पॉलीगॉन, अगर मैं ही आपसे पूछूं तो आपकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। डायरेक्टली डेफिनेशन में लिखा होता है स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, लेकिन व्हाट इज पॉलीगॉन इसकी डेफिनेशन आपको पता नहीं होती। तो देखें, तो पॉलीगॉन एक ऐसा शेप होता है, पॉलीगॉन इज सच टाइप ऑफ शेप विच इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, मतलब ऐसा कोई शेप जो बाउंड किया गया हो स्ट्रेट लाइन से, ऐसे शेप को हम कहते हैं पॉलीगॉन। जैसे स्क्वायर है, ये पॉलीगॉन है, ओके, स्क्वायर एक पॉलीगॉन है। अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो भी पॉलीगॉन है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो भी पॉलीगॉन है, अगर पेंटागोन, हेप्टागोन, हेक्सागोन, नेनागोन, डेकागोन, जिसकी अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेट लाइन से कोई भी शेप बना हुआ होगा, दैट इज नोन एज पॉलीगॉन। उसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या सर्किल पॉलीगॉन है, तो सर्किल पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि सर्किल स्ट्रेट लाइन से नहीं बना होता, सर्किल एक कर्व से बना होता है, दैट्स व्हाई सर्किल इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। बाकी ऐसा कोई शेप जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, दैट इज नोन एज पॉलीगॉन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखें, इफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का मकसद है उसकी, यानी इंटीरियर एंगल्स, ये चीज, ओके, ये एंगल्स, अगर ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसकी इंटीरियर एंगल्स का सम 1080 है, द पॉलीगॉन मस्ट बी। अब इसकी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं। देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए ना, आपको सम ऑफ एंगल्स गिवन हो, इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलीगॉन होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू सम कितना है वो आप लिखेंगे। अगर सम 1080 है तो यहाँ पर लिखें 1080, ओके। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखें, ये होगा n-2 इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 180, तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा, कितने टाइम टेबल जाएगा, तो इंटू ये होगा 1 टाइम, ये होगा 6 टाइम। उसके बाद देखें, अगर हमें n की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, n-2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू क्या आएगी 6 + 2, तो n मींस n तो इट मींस वो क्या होगा, हेप्टागोन या होगा या ऑक्टागोन होगा। तो पेंटागोन मींस 5 जिसमें 5 एंगल्स हो, हेक्सागोन मींस जिसमें 6 एंगल्स हो, हेप्टागोन मींस जिसमें 7 एंगल्स हो, ऑक्टागोन मींस जिसमें 8 एंगल्स हो। अगर n की वैल्यू 8 आ गई तो मींस उसमें एंगल्स कितनी होंगी, 8, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्टागोन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स। आप इसको इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल की अगर हम बात कर लें, तो रेक्टेंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं, आप बोलेंगे इसकी टोटल 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स, तो इनकी एंगल्स का सम होता है 360। क्या होता है, 360। अगर इसको हम यूज करें, हमें पता है इसकी टोटल 4 एंगल्स होते हैं, तो मतलब n की वैल्यू हमें 4 ही मिलेगी। लेकिन अब आप इसको सोल्व करें तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू 360 होगा, तो यहाँ से n-2 इक्वल्स टू 2 होगा, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, तो n मींस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n मींस नंबर ऑफ एंगल्स, उसमें एंगल्स कितनी है। तो इस तरीके से ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेक्सागोन होगा, हेप्टागोन होगा, नेनोगोन, देखो जो भी हो, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। बस n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू 1080। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 होता है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल जो भी हो उसमें एंगल्स का सम 360 होता है। अगर हम पेंटागोन की बात करें तो उसका होगा 520, अगर हेप्टागोन की बात करें तो 720, आगे 180 आप ऐड करते जाएंगे तो आपको सम मिलता जाएगा इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो ये भी चीज याद होनी चाहिए, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इफ द ट्रायंगल हैज बेस b एंड एल्टीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ बेस, यानी बेस से 3 टाइम्स है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको एरिया ट्रायंगल का बताना है। तो इजी चीज है, जब भी हम एरिया ट्रायंगल निकालते हैं तो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यहाँ हम इसको हाइट लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, यानी ये हाइट है, तो अगर एल्टीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ बेस है, 3 टाइम्स ऑफ बेस है, तो बेस को मैं b ही ले रहा हूं, क्योंकि इन जनरल हमें वैल्यू नहीं गिवन तो हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे, तो बेस की जगह b ही रखूंगा। लेकिन एल्टीट्यूड 3 टाइम्स है तो इट मींस मैं इसको 3b लिख रहा हूं, ठीक है। एल्टीट्यूड मींस 3b, क्योंकि बेस का 3 टाइम्स है, तो मैं इस h की जगह 3b लिख रहा हूं ताकि ये बेस का 3 टाइम्स है। उसके बाद देखिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3b² 2, क्या होगा 3b² 2, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 1.5b², तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1.5b², सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। एरिया इनके फाइंड करना, यहाँ सर्किल का एरिया हो गया, ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा देखें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ईजी भी है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑपरेटर, इस तरीके से ऑपरेटर डिफाइंड है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक सिंबल गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, एंड एक स्टार गिवन है। ये दो ऑपरेशंस हैं, आर डिफाइंड एज x डॉट y इक्वल्स टू 2x माइनस y, x स्टार y इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, आपको u की वैल्यू बतानी है। तो इन जनरल आप कोई भी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप क्या करें, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूं, इसको राइट हैंड साइड मान लेता हूं, ओके। तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी होगी राइट हैंड साइड,
तो इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। देखें अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालूंगा, फिर राइट हैंड साइड का, फिर उसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप नोट कीजिएगा, देखें u, ठीक है, डॉट 3u, इसको हम फाइंड कर रहे हैं। देखें तो मतलब ये जो पहली वैल्यू है ये आप x में रखेंगे, दूसरी वैल्यू आप y में रखेंगे। तो ये फंक्शन डॉट वाला फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है x डॉट y इक्वल्स टू 2x माइनस y। तो इस x की जगह u रखेंगे तो ये होगा 2u, x की जगह u आ गया, माइनस y की जगह 3u, y की जगह क्या होगा 3u। तो देखें जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखें ये होगा माइनस u होगा, यहां से क्या आंसर आएगा माइनस u। उसके अलावा देखें जब आप इसको सोल्व करेंगे, किसको, 3u, ठीक है, क्या होगा 3u स्टार माइनस 8u। अब इसका मकसद क्या है कि ये x की वैल्यू है, या किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, लेकिन ऑपरेटर आपको कौन सा यूज करना है, स्टार वाला। तो देखें यहां पर क्या है, 3x की जगह क्या आएगा 3u, x की जगह 3u, और प्लस और y की जगह क्या आएगा माइनस 8u आएगा, ठीक है। तो x की जगह मैंने क्या रखा 3u, y की जगह माइनस 8u रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 9u माइनस 16u, ओके। तो देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आंसर क्या आना चाहिए इसका, तो इसका आंसर होगा 9u माइनस 16u, इट मीन्स माइनस 7u, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। तो ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर u की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप u की वैल्यू कोई और ले भी लें, तो अगर लेट सपोज मैं फिर और आई थिंक तो कोई और वैल्यू पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये u इक्वल्स टू 0 के लिए ही सेटिस्फाई हो सकता है, u इक्वल्स टू 0 के लिए सेटिस्फाई हो सकता है। वैसे कभी कभी ऐसे रिलेशन आ जाते हैं जो डिफरेंट वैल्यूज पर भी सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन इन जनरल ये u इक्वल टू 0 पर ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर u 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0 होगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को सोल्व करते हैं। तो बिल्कुल ईजी चीज होती है, इसकी भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑपरेटर को चेंज कर लें, सपोज मैं ऑपरेटर चेंज कर लेता हूँ और 2x माइनस इसको 4y कर देते हैं, 3x माइनस 2y कर देते हैं, तो फिर ये कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई होगा, इसको आप सोल्व करिएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ रूम्स एट अ होटल ए इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ रूम एट होटल बी इफ द टोटल रूम्स एट ए एंड बी, यानी होटल ए एंड बी के टोटल रूम्स 915 है, तो बताओ होटल ए में कितने रूम है। तो बिल्कुल ईजी, देखें इस टाइप के एज प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसी ही पैटर्न से वो भी सोल्व होते हैं। तो इसकी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखें नंबर ऑफ रूम्स एट होटल ए इज 3 मोर। अब देखें ना, अगर क्योंकि ना होटल की रीजन की वजह से ये ए की वैल्यू बन रही है ना, तो आपसे ये पूछा रहा है नंबर ऑफ रूम्स एट होटल ए इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ रूम एट होटल बी। तो मैं बी को सपोज करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखें अगर मैं बी के रूम्स मान लेता हूं एक्स रूम्स, ओके, बी के कितने रूम्स हैं, एक्स मान लेता हूं मैं, तो ए के रूम्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर ए की, यानी ए बी की वैल्यू एक्स है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ, यानी 2x ट्वाइस ऑफ, लेकिन उसमें 30 मोर है, ट्वाइस तो है, ट्वाइस ऑफ रूम एट होटल बी, बी से ट्वाइस है, लेकिन 30 मोर है, अगर 30 मोर है तो 30 ऐड करवा दें, ओके। और इन दोनों का आपसे क्या करें, अगर टोटल रूम ए और बी में टोटल रूम कितने हैं 915, तो मतलब ए प्लस बी के टोटल रूम है 915, तो बताओ अब बताओ होटल ए के रूम कितने हैं। तो ईजी है, देखें जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए होटल बी, तो दोनों के लिए हम सोल्व करते थे। देखें मतलब अगर टोटल उनके होटल्स में रूम कितने हैं 915, तो ए की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पर लिखें x प्लस बी, सॉरी बी की वैल्यू x है, तो और x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 915, x प्लस 2x, तो ये इसको मैं डायरेक्टली 3x ले रहा हूँ, ओके, इसको मैं डायरेक्टली क्या ले रहा हूँ 3x, और इस 30 को उस साइड लेकर जा रहा हूँ, तो 915 माइनस 30 होगा, तो ये होगा 3x इक्वल टू 885, और यहाँ से x की वैल्यू होगी 295, x की वैल्यू क्या होगी 295। अब देखें x की वैल्यू आपको मिल गई ना, तो x हमने किसको माना था, होटल बी में कितने रूम्स हैं ना, x रूम्स थे, तो अगर x की वैल्यू 295 इट मींस होटल बी में कितने रूम्स हैं 295। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है होटल ए के, तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ये है ना, ए की वैल्यू देखें, तो इस ए की जगह आप इस x की वैल्यू रखें बस 2, ये होगा 295 प्लस 30, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 0 1, 2 9 18, 1 19, 1 2 2 4 एंड 5 प्लस 30, तो जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखें इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर होगा 0 9 3 12 2 1 एंड 620, ओके 620 होंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप इनको ऐड करें 295 प्लस 620, तो अगेन आपको आंसर मिलेगा 915। तो इस तरीके से हम एज प्रॉब्लम्स को भी इसी ही पैटर्न से सोल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन में जो लेक्चर्स होंगे, मैं आपको एज प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सिखाऊंगा किस तरीके से हम उनको सोल्व करते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, कि विच इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस रिलेशन -3 लेस देन x लेस देन 11। ठीक है, तो कौन सी इनइक्वालिटी है जो इसके इक्विवेलेंट है, तो आपके पास ये नीचे ऑप्शंस गिवन है। तो देखें इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें ना, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। देखें अगर इसी पैटर्न से आपको इनइक्वालिटी को किसी मॉड्यूलस वाली इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई करना हो, इक्विवेलेंट करना हो, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। देखें शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि x माइनस मीन लेस देन
एक्स माइनस मीन लेस देन डिस्टेंस, लेस देन डिस्टेंस। अब देखें ये क्या चीज़ है, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, ये शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखें, अब क्या करेंगे मीन के लिए, तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट क्या है -3, तो इट मीन्स मीन की वैल्यू क्या होगी -3 फर्स्ट है प्लस 11 लास्ट है डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 मीन्स 4, तो मतलब मीन की वैल्यू 4 है। ओके, तो इस मीन की जगह हम 4 रखेंगे। लेकिन डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो डिस्टेंस के लिए आप करते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, क्या करते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 11, तो ये होगा 11 माइनस ऑफ a की वैल्यू क्या है -3, तो यहां पर -3 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या होगा 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 3 मीन्स 14, 14 डिवाइड बाय 2, तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 7, तो मीन की वैल्यू आ गई 4 और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 7। तो देखें x माइनस मीन, तो मीन क्या है 4, तो ये होगा x माइनस 4 लेस देन डिस्टेंस यानी 7, तो x माइनस 4 लेस देन 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा x माइनस 4 लेस देन 7, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आपको इनइक्वालिटी ये गिवन हो, अगर आपसे ये इनइक्वालिटी ये हो कि -2 लेस देन x लेस देन 10, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका इनइक्वालिटी में मॉडुलस में आंसर क्या आना चाहिए। अगर ये हो कि -4 लेस देन x लेस देन 9, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा कि अगर आप इसको मॉडुलस की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे आईबीए की टेस्ट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कुछ और चेंज करेंगे और एडवांस लेवल के उनके भी क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा कि अगर जो टॉपिक्स आपके रह गए रेशो प्रोपोर्शन के उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो अगर लेक्चर समझ में आ गया तो लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।